हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साहित्य गंगा चैनल पर आपका। आइए आज हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर के आए हैं। हिंदी वर्णमाला से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों और वर्णमाला से रिलेटेड है। चाहे वो वर्णमाला से वर्ण पूछ लिया गया हो या वर्णमाला समूह पूछ लिया गया हो या वर्णमाला का परिभाषा पूछ लिया गया हो या फिर वर्णमाला के भेद पूछे गए हों, इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एक बार पुनः आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है र का विवरण है, यानी पूछ रहा है इसमें र किस प्रकार का वर्ण है, इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। र वर्तस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। ऑप्शन बी में है पार्श्विक सघोष स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन। ऑप्शन सी वर्तस्य लुंठित अघोष महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन डी वर्तस्य संघर्षी अघोष महाप्राण व्यंजन। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर ए। र का जो विवरण है वह वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण और व्यंजन है। इसका डिस्क्राइब देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। इसमें और भी चीज़ों को हम समझ पाएंगे, जैसे प्रयत्न या अवरोध के आधार पर ध्वनियों का जो भेद किया गया है या उसका वर्गीकरण किया गया है वह 2 तरीकों से होता है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों को हम उच्चारित कर सकते हैं और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। और कभी कभी पूछता है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 मानी जाती है। पहला है क वर्ग, इसमें आता है आपका क से अंग तक। च वर्ग, इसके अंतर्गत च से य तक। और ट वर्ग के अंतर्गत ट से अण तक। और त वर्ग के अंतर्गत त से न तक। और प वर्ग के अंतर्गत प से म तक। तो ये जितने व्यंजन हैं पांचों वर्ग, ये 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आंतरिक यानी कि अंदर हम अपने मुख के अंदर प्रयत्न करके इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल और व। न जाने ये कितने एग्जामों में पूछा गया है कि नीचे दिए गए व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन या कौन सा वर्ण अंतःस्थ है। तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण ऐसे हैं जिसे अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वह है य र ल और व। नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स और ह, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और फिर ह, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अर्धस्वर, यानी कि ऐसे वर्ण वर्णमाला समूह में हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में, तो ये क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर। ये 4 वर्ण हैं य र ल और व। नेक्स्ट है पार्श्विक, यानी कि पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो वह है आपका ल। लुंठित या फिर प्रकंपित, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको तो लग रहा है हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हों उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। ये र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अनेकों बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो र ये क्या है, लुंठित है और प्रकंपित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया है उसमें देखते हैं। बाह्य प्रयत्न एक तरह से कह लें कि घोष और सघोष,
दो भागों में बांटा गया है। इसमें घोष के अंतर्गत देख रहे हैं आप क ख च छ ट ठ त थ और प फ, यानी कि वर्ण समूह का या वर्णों का जो वर्ग है उसमें का पहला और दूसरा, ये दोनों अघोष के अंतर्गत आते हैं। जबकि घोष या सघोष के अंतर्गत तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आ रहा है। तो ग घ और अंग, ज झ इया, ये ठीक आप याद करेंगे कि 12 अगर आए ना, जिस भी वर्ण समूह में अगर हम बनाते हैं तो 12 अगर आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है तो वह क्या होगा अघोष, और 3 4 5 आ रहा है तो ये क्या होगा सघोष। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। और अघोष के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको हम टिक के माध्यम से नहीं याद कर सकते, उनको भी याद रखना पड़ेगा। वो है तालव्य स, मूर्धन्य स और फिर दंत्य स। ये तीनों वर्ण क्या है अघोष हैं। सघोष के अंतर्गत य र ल व ह और सभी स्वर, ये तो ध्यान ही रखेंगे। कभी कभी कूट करने को पूछता है तो उसमें से पूछता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो मान लीजिए दे दिया स श श अघोष है, य र ल व ह सघोष है, और फिर ये पूछ दिया कि सभी स्वर अघोष हैं, और कुछ नीचे कोट करेगा कि 1 2 सही है, 2 3 सही है या फिर कोई नहीं। तो फिर आप ध्यान रखना होगा आपको कि सभी स्वर जो है ना वह सघोष है। तो ये जिस कोट के अंतर्गत आएगा वह क्या होगा सही हो जाएगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के और भी भेद किए गए हैं, जिनमें से है अल्प प्राण और फिर महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत देखेंगे 1 3 5, इस नंबर के जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो अल्प प्राण से तात्पर्य यहाँ पे है कि बोलते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से बहुत ही कम मात्रा में हवा निकलता है उसको अल्प प्राण करते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिकांशतः हवा बाहर निकलता है उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आता है, जबकि महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आता है। तो आप ध्यान रख लेंगे क ग अंग ये अल्प प्राण है, च ज य ये अल्प प्राण है, ट ड ड़ ये भी अल्प प्राण है, त द न ये भी अल्प प्राण है, प ब म ये भी अल्प प्राण है। महाप्राण व्यंजनों को देखते हैं, जिसमें से ख और घ यानी कि द्वितीय और चतुर्थ आप ध्यान रखेंगे, झ छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। तो आप अल्प प्राण और महाप्राण ध्यान रखेंगे। अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 4 नंबर पे जो संख्या आएगा, आप एग्ज़ाम में अगर ऐसे याद नहीं रख पाएंगे तो 1 2 3 4 5 क्रम रखेंगे और इनके नीचे आप व्यंजनों को लिखेंगे क ख ग घ अंग। फिर आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी इसको और भी डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से, तो ये भी देख लेते हैं हम व्यंजनों को। इसमें नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न के आधार पर। यहाँ पे देख रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि जब किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर जितने भी स्वर तंत्रियाँ हैं वो कैसे कार्य करती हैं, किन वर्णों के उच्चारण में किन किन स्वर तंत्रों का काम होता है। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है उच्चारण स्थान, फिर वो स्वर और फिर व्यंजन, यानी कि किस स्थान से कौन से स्वर और कौन से व्यंजन उच्चरित होते हैं। तो पहले दिया हुआ है काकल्य, यानी कि एक तरह से इसे कंठ कह लें। इस कंठ से हम क व्यंजन का उच्चारण करते हैं। कंठ में एक और देख लें, जैसे स्वरों में देखें तो अ और आ और विसर्ग जो आता है, विसर्ग का चिन्ह आपको ध्यान है, ये तीनों स्वर कंठ से उच्चरित होते हैं। जबकि क ख ग घ अंग और ह
ये जो व्यंजन है ये भी कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, तालव्य में कौन कौन से स्वर ध्वनियाँ आती हैं? तो वह है ई और बड़ी ई। और व्यंजन में देखें तो च, छ, ज, झ, य और य और स। जो ये अलग जो स्पेशल वर्ण है ना, इनको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे याद कर लेते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये सभी, और फिर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ ऐसे भी याद कर लेते हैं। लेकिन जो अलग से वर्ण आ रहे हैं ना, इनको आपको ध्यान रखना होगा कि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो मूर्धन्य के अंतर्गत सिर्फ री स्वर आता है। और फिर इसमें वर्ण देखेंगे तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श, ये मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट, दंत्य के अंतर्गत कोई स्वर नहीं आता है, लेकिन व्यंजन त, थ, द, ध, न, स और ल, ये इम्पोर्टेंट है। स और ल आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, ओष्ठ से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो है उ और ऊ। इसमें व्यंजन देखें तो प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से तात्पर्य कि हम बोलते हैं ना इन व्यंजनों को या स्वरों को, तो हमारा कंठ भी कार्य करता है और तालु भी काम करता है। ऐसे व्यंजनों के या स्वरों के अंतर्गत ए और ए वर्ण आते हैं। कंठोष्ठ यानी कि कंठ भी कार्य करेगा और ओष्ठ भी, दोनों से मिल करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह है आपका उ और औ। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अंतर्गत सिर्फ व व्यंजन आता है, आप ध्यान रखेंगे। और वत्स के अंतर्गत न, श, र, ल और ज, इन पांचों वर्णों को आपको ध्यान में रखना होगा। जिसमें से ज़्यादा बार पूछा गया है वह है र। आगे देखते हैं, अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जो न स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ऐसी जो दो ध्वनियाँ हैं जो अयोगवाह के अंतर्गत आती हैं, एक तो अनुस्वार है और दूसरा आपका विसर्ग। इन दोनों ध्वनियों को हम लोग अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? ये देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 5 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। कौन सा ऐसा दो स्वर है जो अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं आता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ए और ओ स्वर जो है वह अपभ्रंश के वर्णमाला में नहीं आता है। अपभ्रंश में केवल मुख्यतः 8 स्वर ही थे उस टाइम, अ, आ, ई, उ, ए और ओ। अर्थात स्वर ए और ओ अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। अपभ्रंश के व्यंजन दिए हुए हैं कि उनमें से कौन कौन से व्यंजन हैं ये आप देख लेंगे। अपभ्रंश में विद्वानों ने टोटल कुल 28 व्यंजन को ही स्वीकार किया है और इसमें से 5 व्यंजनों का अभाव माना है, जिसमें से अंग, ढ़, न, स और श नहीं है, ये अपभ्रंश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ध्यान रखेंगे आप, मूलतः पूछ रहा है। वैसे तो अभी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बदल चुकी है, एक नया वर्ण जुड़ा हुआ है आपके वर्णमाला क्रम में, तो आप मुझे बताएंगे कि वो नया वर्ण कौन सा है कमेंट करके। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्वरों को या फिर व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के उच्चारण स्थान को। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं?
वर्णमाला कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब में देख लेते हैं हम, ताकि वर्णमाला से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे ना छूटे। आंसर है आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला का ज्ञान हम शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर 54 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि ऊपर इसीलिए हमने डिस्क्रिप्टिव बता दिया, ताकि आगे इससे क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ट वर्ण जो है यह दंत्य नहीं है। बाकी देख रहे हैं त, द, त और ध, ये तीनों क्या है? दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 वर्ण उस मूल डैश को कहते हैं जिसका खंड न हो। यानी कि वर्ण किसको कहेंगे? जिसका खंड हम ना कर सके उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो सबसे छोटा अगर कहें कि ध्वनि जो होता है ना, उसको वो वर्णों के मूल में होता है और उसको फिर हम खंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, वर्ण, उच्चारण, पद और शब्द। इसमें सही जवाब हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप देख पा रहे हो ना जाने कितनी बार एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप हिंदी विषय से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है, मतलब जिसका कुछ न कुछ सार्थक हो, यूज़फुल हो, वो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। अब ऐसे सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होता है? शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकले वह शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा की मूल इकाई है। यानी कि भाषा की जो सबसे मूल इकाई, यानी उसके बिना फिर भाषा की शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 4 ऑप्शन है, 10, 7, 2 और 8। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? कुल 2 ही भेद होते हैं वर्णों के, स्वर और व्यंजन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। कितनी लिपियाँ हैं? 44, 33, 52 या फिर 48। सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका आंसर नंबर सी। कुल लिपियाँ हिंदी भाषा की कितनी हैं? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुल लिपियों को दे रखा है जिसे आपने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सही जवाब हो जाएगा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब भी क्रमबद्ध दे देना तो आप ध्यान रखेंगे वर्णमाला हो जाएगा और वह समूह में रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी स्वर के प्रकार है, यानी कि हिंदी स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 ऑप्शन है, 2, 13, 11 और 3। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देख रहे हैं आप, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी। हिंदी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं वो 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। किंतु व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 12, 13, 10 और 11। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 13। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन है, उ, ए, इ और अ। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्वर नहीं है? तो आप देख रहे हैं स्वर और व्यंजन में अंतर, ये सभी लोग जानते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। य जो है वो वर्ण के अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ई, उ किस प्रकार के स्वर है? यानी कि स्वरों को बोलते समय ना होठों की जो आकृति है उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धसंवृत, विवृत और फिर अर्धविवृत और संवृत। तो जो ये चारों है ये किस प्रकार के हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्ध संवृत। आंसर देखते हैं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर दिया हुआ है आंसर नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ई और उ जो है ना ये सब क्या है? संवृत स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देख लिया हमने, 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, री डैश स्वर है, यानी कि री किस प्रकार का स्वर है? तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, ह्रस्व स्वर है। वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कभी कभी पूछ ले तो वो 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वरों को देखते हैं हम। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए और ए, औ और उ और औ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन स्वर नहीं है? देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो इसमें सीधे सीधे आंसर बता देते हैं, आप समझ भी गए होंगे। आंसर नंबर डी, यह क्या है? व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से री क्या है? 4 ऑप्शन है, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों और स्वर। तो री किसके अंतर्गत आएगा? आप बता पा रहे होंगे, री जो है यह स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? देख रहे हैं तो वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो री मात्रा का उपयोग
इतनी भी कभी कभी इजी, लेकिन फिर भी जो लोग सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए कठिन हो जाता है ऐसे भी क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको हम क्या कहेंगे, उनमें आपका हो जाएगा स्वर, यानी कि स्वर जो है इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है या किसी पे आश्रित नहीं होता है, जबकि व्यंजन को उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्वरों की संख्या कितनी है। तो देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ना कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, स्वरों की संख्या 11। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट से निकलते हुए स्वर कहलाते हैं, और स्वरों की संख्या आप देख लीजिए टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्वरों का उच्चारण मतलब पूछ रहा है स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। तो व्यंजनों की सहायता से होता है, नहीं। अनुस्वार की सहायता से होता है, नहीं। अनुनासिक की सहायता से होता है, नहीं। बिना किसी सहायता से होता है, यही आपका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 पूछ रहा है स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर सी, वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आंसर नंबर बी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी आपने देखा है, यानी कि ह्रस्व को बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है और ये एक मात्रिक स्वर है, इनमें किसी दूसरे मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि दीर्घ स्वर को बोलते समय अधिक समय लगता है और फिर उसमें द्विमात्रिक 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे ह्रस्व अ और ह्रस्व अ मिलकर के आ बन जाता है, ह्रस्व ई मिलकर के ई बन जाता है, ऐसे ह्रस्व उ मिलकर के उ, ऐसे ई अ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं, यानी कि इसमें द्विमात्राओं का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। नेक्स्ट है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। संस्कृत में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लिए थे हम, अब देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कह रहा है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इस किसके प्रकार है, आप समझ गए होंगे। संधि, व्यंजन, स्वर और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, स्वर। ये सभी किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है। पूछ रहा है सभी स्वर दीर्घ है, तो आप पहचानिए ई, ए, ओ, और फिर बाकी आप देख रहे हैं ये टाइम टेकिंग एक तरह से नहीं ध्यान रहेगा, हमको नहीं याद रहेगा स्वर दीर्घ और जो ह्रस्व है, तो फिर हम ज़्यादा टाइम दे देंगे और क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 4, 7 और 2। आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बार बार कहना उचित नहीं लग रहा है, आप खुद ही समझदार हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, 4। वो 4 कौन कौन से हैं, अभी हमने आपको बताया, अ, ई, उ और री। ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है, आपके देख रहे हैं यहाँ पे दिया भी है।
और दीर्घ स्वर में अ, ई, उ, ए, ओ और ओ। कुल कितने हो गए? 2 4 2 6 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिनको 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाएंगे? प्लुत, गुरु, मूल और लघु। तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुरु। लघु तो वही 4 स्वर हो जाएंगे आपके जो ह्रस्व है, और दीर्घ वाले क्या कहलाएंगे? गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में दीर्घ स्वर पूछ रहा है। आ, उ, ए, ओ। तो कह रहा है कौन सा दीर्घ स्वर है? तो आप बताइए मुझे इसमें से कौन सा दीर्घ है? 4 ऑप्शन में से ये तो क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, इसमें पूछना चाहिए था कौन सा दीर्घ नहीं है। सॉरी यहाँ पे मतलब ऑप्शन को कई तरीक़ों से दे दिया है, संयुक्त व्यंजन और इस टाइप से जो संयुक्त स्वर और जो दीर्घ और प्लुत है उस हिसाब से दिया हुआ है। उसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। सही जवाब होगा आंसर नंबर ए। आ जो है दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ होते हैं। और फिर ए क्या है? संयुक्त स्वर है, अ, ई को मिलकर बना है। ओ क्या है? ये भी संयुक्त स्वर है और उ को मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। यह क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी सब जैसा भी आपने ऊपर देखा कि अ, ई से ए बन जाता है और अ, ए से ए बन जाता है और अ, उ से उ बन जाता है। तो पूछ रहा है कौन संयुक्त नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो 4 ऑप्शन है, अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व और प्लुत। यानी दीर्घ से भी अधिक लगे तो क्या कहलाएगा? प्लुत। लघु और दीर्घ इन दोनों मात्राओं से अधिक समय किस में लगता है? प्लुत में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 प्लुत स्वर कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ओम, ओम, ओम और ओम। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ओम। यही प्लुत स्वर से शुद्ध उच्चरित शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो आ, उ, ई और ए। तो देख रहे हैं इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ये 2 स्वरों से मिलकर के बना है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ध्यान रखें क्या पूछा है? नहीं है। मूल मतलब समझ पा रहे हैं ना आप? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, क्योंकि यह संयुक्त स्वर है और ये 2 स्वरों से मिलकर के बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, देख रहे हैं कि सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी में किसी भी टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी विषय से
अगर हिंदी उसमें पूछता है तो फिर आपके लिए वीडियो यह यूज़फुल रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।